मुसलमान गरीबी चाहता रहे। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन बनो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। और इंशाअल्लाह हमारे विधायक अब के जीतते जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। एनडीटीवी अपने खास कार्यक्रम बिहार का बाजीगर कौन के जरिए आपको चुनाव की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने वाला है। मेरे पीछे आप जिन चेहरों को देख रहे हैं, इनके नाम और पहचान से बिहार का चुनाव बंधा हुआ है। उनमें ही एक किरदार असदुद्दीन ओवैसी है, जिनका राजनीतिक व्यक्तित्व छवियों के त्रिकोण से बंधा हुआ है। उनकी एक पहचान मुस्लिम परस्त की है, तो दूसरी पहचान राष्ट्रवादी नेता की है, जिनके लिए मुल्क की हिफाजत सबसे अहम है। तो तीसरी पहचान विपक्ष के उन आरोपों से निकलती है कि ओवैसी बीजेपी के ढके छुपे दोस्त हैं। आज ये तीनों छवियां बिहार चुनाव के साए में ओवैसी का इम्तिहान ले रही हैं कि बिहार का बाजीगर वो हैं कि नहीं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। लेकिन एक इकलौती आवाज संसद से सड़क तक मुसलमानों की पहचान से जुड़ गई है। जमहूरियत को मजबूत करिए। वैसे भी उनकी पार्टी का मतलब हुआ कि मुसलमानों की एकता की अखिल भारतीय सभा। पार्टी का नाम ही मुसलमानों की एकता तक सिमटा है, तो उनकी चुनावी मौजूदगी को भी मुसलमानों के वोट से ही जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए जब उन्होंने ऐलान किया कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव NDA और महागठबंधन से अलग होकर अपना मोर्चा बनाकर लड़ेंगे, तो उस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई। बिहार में चुनावों के लिए मोर्चे सज चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में NDA है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन। ओवैसी महागठबंधन की तरफ जाना चाहते थे। उन्होंने लगातार प्रयास भी किया। उनका दावा है कि उनके विधायक और प्रदेश AIMIM अध्यक्ष ने महागठबंधन को पत्र भी लिखा, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। यानी ओवैसी अब लड़ेंगे तो अकेले ही लड़ेंगे। ओवैसी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो मुस्लिम वोट काटकर सेक्युलर पार्टियों का खेल खराब करना चाहते हैं। ओवैसी इस बात पर खुश हैं कि अब कोई ये इल्जाम नहीं लगाएगा। कि अख्तरुल ईमान साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा NDA हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए, मगर अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है ना। और हम तो 2 विधानसभा में अपने कैंडिडेट 1 महीना पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बहादुरगंज में और ढाका में, और हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जगह हम खड़ा करेंगे। मगर अब ये उनको सोचना है, मगर हमारी तैयारी चल रही है और तेजी पैदा करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे विधायक अब के जीत के जाएंगे और पार्टी से टिके हुए रहेंगे और उस आवाम की खिदमत करेंगे। बिहार विधानसभा के चुनावों में ओवैसी की तरफ हर दल की एक तिरछी नजर टिकी है, तो उसका बड़ा कारण 2020 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी का प्रदर्शन है। 2020 में NDA और महागठबंधन के सामने एक और गठबंधन था, महालोकतांत्रिक सेक्युलर फ्रंट यानी GDSF। इनमें 6 पार्टियां शामिल थीं, जिनमें सबसे अहम थीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM। इनमें उपेंद्र कुशवाहा की RLSP ने
104 सीटों पर चुनाव लड़कर वोट तो 1.8% पाया, लेकिन सीटें एक भी नहीं जीत पाई। वहीं बीएसपी ने 80 सीटों पर लड़कर वोट 1.5% हासिल किया, लेकिन सीट मिली सिर्फ एक। वहीं ओवैसी की पार्टी ने 24 सीटों पर लड़कर 1.2% वोट हासिल किया और सीटें जीत गए 5। मुसलमानों के गढ़ कहे जाने वाले सीमांचल में 5-5 सीटें जीतकर ओवैसी ने पिछले चुनावों में ही साबित कर दिया कि वो भी एक अहम चुनावी खिलाड़ी है। मुस्लिम एकता वाली सभा, ये ओवैसी की पार्टी के नाम का मतलब हुआ। तो उन्होंने मुस्लिम एकता के नाम पर बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर हाक लगाई जो मुद्दे मुसलमानों से सीधे जुड़े हुए हैं। बाबरी मस्जिद का सवाल आज भी ओवैसी के जहन में जिंदा है। 3 तलाक भले ही मुस्लिम महिलाओं के मर्यादा के खिलाफ था, लेकिन उस पर भी ओवैसी परंपरागत लकीर के फकीर बने हुए थे। उसी तरह वक्फ कानून के जरिए जब जमीनों पर अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार के रुख सख्त हुए तो भी ओवैसी की सख्ती सामने आई। ये वो मुद्दे हैं जिन पर ओवैसी के स्टैंड से उनकी छवि एक कट्टर मुस्लिम परस्त नेता की बनती है। ओवैसी की शिक्षा दीक्षा किसी मदरसे या मजहबी तालीम खाने में नहीं हुई है। हैदराबाद पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के बाद ओवैसी ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वो लंदन चले गए, जहां के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉज एंड बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की। 1994 में ही बैरिस्टरी की पढ़ाई करके ओवैसी हैदराबाद लौटे। तब तक उनके पिता सुल्तान सलाउद्दीन हैदराबाद के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। उस वक्त वो हैदराबाद से सांसद भी थे। 1994 में 4 मीनार सीट से ओवैसी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद 1999 में दोबारा वो राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। 2004 में जब उनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने चुनावी राजनीति से किनारा किया, तो असदुद्दीन ओवैसी उनकी जगह हैदराबाद से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। तब से अब तक वो लगातार 5वीं बार हैदराबाद के सांसद हैं। अपने इस राजनीतिक सफर में ओवैसी ने मुस्लिम हितों के सवाल को अपनी पार्टी के नाम के मुताबिक ही अहम मुद्दा रखा। दरअसल ओवैसी अपने पिता सलाहुद्दीन के नक्शे कदम पर ही चलते गए। सलाहुद्दीन ओवैसी अक्सर कहा करते थे कि भारतीय राज्य ने मुसलमानों को उनकी किस्मत पर छोड़ दिया है, इसीलिए मुसलमानों को अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहिए। इसी फलसफे पर असदुद्दीन ओवैसी भी बढ़ते चले गए। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई, जब सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, वाकई में आप नया हिंदुस्तान बनाने जा रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। ये औरतों के खिलाफ क्यों है सर? इसलिए है कि वो मुस्लिम मर्द पे आप तो केस बुक करेंगे, वो जाके पुलिस से कहा कि नहीं सर मैंने 3 नहीं 1 कहा। अब इस्लाम में यह है कि 3 महीने के बाद तलाक हो जाती है। आप उस मर्द को मौका दे रहे हैं, उस औरत पर जुल्म कर रहे हैं इस तरह का कानून बनाकर। ये इसलिए कह रहा हूं कि ये मुस्लिम खवातीन के खिलाफ ये कानून है। बाबर को कौन बुलाए वो दुनिया जानती। बाबर को बुलाने वाले हम नहीं बुलाए। बाबर को कोई और बुलाए थे। इब्राहिम लोधी का भाई और राणा संगा मिलकर बुलाए। अब ये और बात है बाबर
की नीयत खराब हो गई जीतने के बाद, मैं नहीं जाता हूं यहां से। अब इन सवालों के साथ ओवैसी ने अपना दबदबा भी बढ़ाया और अपनी पार्टी का विस्तार भी। AIMIM ने 2019 में लोकसभा में 2 सीटें जीती थी। इनमें एक सीट हैदराबाद है जहां से ओवैसी जीतते रहे और दूसरी सीट महाराष्ट्र की औरंगाबाद है। लेकिन 2024 में केवल हैदराबाद की सीट ही AIMIM जीत पाई। इस वक्त तेलंगाना में AIMIM के 7 विधायक हैं। पिछले 4 चुनावों से तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी 7 ही सीट जीत रही है। महाराष्ट्र में 2014 और 2019 में ओवैसी की पार्टी ने 2-2 सीटें जीती, लेकिन 2024 में महज 1 सीट जीत पाई। उसी तरह साल 2020 में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 25 कॉरपोरेटर AIMIM के जीते। साथ ही ओवैसी की पार्टी ने गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। निकाय चुनावों के जरिए ही सही, हैदराबाद के गलियों से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में ओवैसी की पार्टी के पैर पसारने से जहां मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों को दिक्कत हुई, वहीं वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति भी तेज हुई। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। अब तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दल मुस्लिम वोटों के दावेदार थे या हैं। तेलंगाना में कांग्रेस और BRS है, महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी BSP और कांग्रेस है, बिहार में RJD, JDU, LJP और कांग्रेस है, वहीं पश्चिम बंगाल में TMC, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस है। लेकिन सभी जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता ओवैसी की पार्टी भी दिखने लगी है। ओवैसी की इस मौजूदगी के पीछे यही माना जाता है कि वो मुस्लिम सवालों को कभी छोड़ते नहीं। इसकी झलक पिछले साल भी दिखी जब लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद ओवैसी ने ये नारा दिया, और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं, इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी मुस्लिम वोटों की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। जहां हर 100 में से 14 वोट मुस्लिम हैं, वहां जीत मिले या ना मिले, लेकिन दूसरों की जीत या हार में वो वोट निर्णायक हो सकता है। इसीलिए ओवैसी तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार तक अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। एक बार फिर बिहार की कसौटी पर ओवैसी की किस्मत कसी जाएगी। बिहार में पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैसी की एंट्री काफी धमाकेदार थी। खासकर सीमांचल इलाके में ओवैसी ने RJD की अगुवाई वाले महागठबंधन को AIMIM ने नुकसान पहुंचाया। 2015 में महागठबंधन ने 24 में से 17 सीटें जीती थी। हालांकि 2015 में JDU महागठबंधन के साथ थी।
साल 2020 में महागठबंधन केवल 7 सीटें ही जीत पाई। 2020 में AIMIM ने 5 सीटें जीती थी। 2015 में ये 5 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। हालांकि बाद में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में मिला लिया था, लेकिन ओवैसी को लगता है कि अब की बार उनके विधायक टूटेंगे नहीं। हम तो 2 विधानसभा में अपने कैंडिडेट 1 महीना पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बहादुरगंज में और ढाका में, और हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जगह हम खड़ा करेंगे। मगर अब ये उनको सोचना है, मगर हमारी तैयारी चल रही है और तेजी पैदा करेंगे और इंशाल्लाह हमारे विधायक अब के जीत कर जाएंगे और पार्टी से टिके हुए रहेंगे और उस आवाम की खिदमत करेंगे। ओवैसी का ये बयान तब आया जब तेजस्वी यादव की तरफ से उनको भाव नहीं मिला। अब सवाल है कि तेजस्वी ओवैसी को अहमियत क्यों नहीं देना चाहते। तेजस्वी को लगता है कि ओवैसी आएंगे तो पिछली बार की 5 सीट जीतने के दबाव में वो ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। फिर मुस्लिम वोट में अपना एकाधिकार टूटने का डर भी तेजस्वी को डरा रहा होगा। उस पर से मुस्लिम परस्त नेता से आगे ओवैसी की छवि एक राष्ट्रवादी नेता की भी बन चुकी है। अब की बार तेजस्वी की पूरी ताकत ये बताने में है कि मुसलमानों के मसीहा वही हैं, कोई और नहीं, और उस कोई और नहीं में ओवैसी भी आते हैं। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। बिहार का असली बाजीगर कौन है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर ओवैसी की दावेदारी को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आखिर हैदराबाद की गलियों से निकलकर सीमांचल में संभावनाओं का साम्राज्य विस्तार आसान नहीं है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बिहार में सत्ता की इस लड़ाई में कई सारे बाजीगर हैं। उनमें से ही किसी और की बात लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।